सर्दियों की हल्की धूप दिल्ली के आधुनिक और प्रतिष्ठित ग्लोबल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम की ऊंची कांच की दीवारों पर पड़ रही थी। स्कूल का मुख्य गेट हलचल से भरा हुआ था। पेरेंट्स फाइलें लिए बैठे, बच्चे बैग थामे खड़े और कुछ की आंखों में डर, कहीं इंटरव्यू में कुछ गलत ना हो जाए। इसी भीड़ के ठीक सामने एक काली चमकती एसयूवी आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक साफ सुथरे सूट में सजा हुआ आदमी, राघव रस्तोगी। शहर का नामी बिल्डर, करोड़ों में खेलने वाला, लेकिन आज उसकी चाल, उसकी नजरें दोनों डरी हुई थी। उसके साथ 5-6 साल का मासूम बच्चा खड़ा था, अयान रस्तोगी। राघव ने बच्चे का हाथ थाम रखा था, लेकिन उसके हाथ में खुद बेचैनी कांप रही थी, जैसे आज का दिन उससे कुछ छीन भी सकता है और कुछ लौटा भी सकता है। रिसेप्शन में कागज चेक हुए, फॉर्म भरे गए और कुछ मिनट बाद एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, इंटरव्यू प्रिंसिपल मैम खुद लेंगी, आप अंदर जा सकते हैं। राघव के कदम जैसे थम गए, धड़कने किसी बेकाबू ढोल की तरह चलने लगी। वो उसी इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ने लगा जिसका दरवाजा उसके अतीत से कहीं गहरा हिसाब मांगने वाला था। उसने दरवाजा धीरे से खोला और राघव हवा में जैसे जम गया। सामने एक महिला बैठी थी, सफेद शर्ट, काले ब्लेजर, खुले बाल और चेहरे पर ऐसी शांत मजबूती जो किसी लंबे संघर्ष के बाद ही जन्म लेती है। प्रिंसिपल अनन्या चौहान। वही चेहरा, वही आंखें, वही शख्सियत जिसे उसने कभी औकात शब्द से घायल किया था। जिस रात वो रोते हुए, टूटते हुए उसके जीवन से निकल गई थी, आज वही अनन्या एक ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां पहुंचने का सपना भी बहुतों के पास नहीं होता। अनन्या ने सिर उठाया, उनकी नजर राघव पर पड़ी। न कोई गुस्सा, न कोई सवाल, न कोई आंसू, बस एक शांति, ऐसी जो तूफानों से बचकर नहीं, उन्हें जीत कर मिलती है। प्लीज कम इन। उनकी आवाज स्थिर थी, बिल्कुल स्थिर। राघव का गला सूख गया। उसने अयान को कुर्सी पर बैठाया और खुद धीरे से बैठ गया, नजरें फर्श पर गड़ी हुई। अयान मुस्कुराया, लेकिन राघव की सांसें कांप रही थी। अनन्या ने फॉर्म उठाया और बोली, तो अयान रस्तोगी, फादर्स नेम, कल आपने ही फॉर्म भरा था? राघव ने सिर हिलाया, जी मैं ही हूं। मदर्स नेम? उनकी आवाज कटार की तरह सीधी थी। राघव ने निगलते हुए कहा, दूसरी शादी हुई थी, अब साथ नहीं है। कमरे में एक पल को सन्नाटा पसर गया। अनन्या ने खिड़की की ओर देखा, जैसे बीते बरसों की राख में दबी कोई चिंगारी फिर से जल उठी हो। फिर धीरे से बोली, कभी सोचा भी था राघव कि जिस औरत को तुमने औकात बताकर छोड़ा था, एक दिन तुम उसी औरत के सामने खड़े नहीं हो पाओगे? उनके शब्द ठंडे थे, लेकिन भीतर से जलते हुए। राघव का चेहरा लाल हो गया, आंखें भर आई, लेकिन वो सिर नहीं उठा पाया। अनन्या, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अनन्या ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। उनकी आवाज अब और गहरी थी। गलती तब होती है जब इंसान पश्चाताप करता है। जो तुमने किया था वो एक औरत की आत्मा की हत्या थी। राघव ने कांपते हाथों से कहा, क्या तुमने कभी दोबारा शादी की? अनन्या की मुस्कान कड़वी थी, लेकिन आंखें दृढ़। नहीं, क्योंकि मैं किसी भी आदमी को अपनी लड़की की जिंदगी में आने लायक नहीं समझ पाई। राघव के हाथ कांपने लगे, चेहरा पसीने से भर गया। मतलब वो बच्ची, वो मेरी। अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, वो तुम्हारी थी, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी बेटी है, क्योंकि जिसने जन्म से पहले ही उसे ठुकरा दिया, वो उसके प्यार का हकदार नहीं हो सकता। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये किसी मां का फैसला थे, जिसे दुनिया ने जितना तोड़ा, उसने उतना ही अपने आप को जोड़ा। उसी वक्त अनन्या का फोन बजा। मीरा, उनकी बेटी। अनन्या के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। हाँ बेटा, मम्मा आ रही है।
खाना खा लेना। ठीक है, लव यू। फोन रखते ही राघव के आंखों से आंसू बह निकले। वो हाथ जोड़कर बोला, बस एक बार मीरा से मिलने दो। अनन्या की आंखों में एक पल को दर्द उभरा, पर आवाज पत्थर की थी। मुझे माफ करना राघव, तुम्हारे लिए उस दरवाजे पर कोई जगह नहीं बची है। मेरी बेटी का बचपन मेरे फैसलों पर सुरक्षित है। उन्होंने स्टाफ को बुलाया, प्लीज एस्कॉर्ट हिम आउट। राघव उठते हुए लड़खड़ा गया। वह दरवाजा जिसे उसने कभी अनन्या के लिए बंद किया था, आज उसी दरवाजे ने उसे बाहर कर दिया। केवल स्कूल से नहीं, एक ऐसी दुनिया से भी जिसकी नींव उसने वर्षों पहले खुद तोड़ी थी। अनन्या कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। मैदान में खेल रहे बच्चों के बीच एक छोटी बच्ची उछलती कूदती दिखी। मीरा चौहान, उनकी पूरी दुनिया। और उस पल अनन्या ने महसूस किया, बीता हुआ अतीत अब उनसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया था। 10 साल पीछे लखनऊ के एक शांत मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित चौहान निवास, यही रहती थी अनन्या चौहान, एक समझदार, पढ़ी लिखी, दृढ़ इरादों वाली लड़की। एमए पूरा कर चुकी थी, नेट की तैयारी कर रही थी। पिता सरोज चौहान सरकारी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर। मां संध्या चौहान एक शांत लेकिन भावुक महिला। रोज की कमाई सीमित थी, पर घर में सपनों की कोई कमी नहीं। अनन्या अपने पिता के साथ अक्सर कहा करती थी, पापा, मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूं, किसी की छाया बनकर नहीं। पिता मुस्कुराकर कहते, और तू बनेगी भी किसी दिन बहुत बड़ी। लेकिन किस्मत ने उस पहचान की तरफ जाने से पहले एक मोड़ खड़ा कर दिया। रिश्ता आया राघव का। राघव रस्तोगी, लखनऊ का नामी बिल्डर परिवार, पैसा अपार, नाम बड़ा। लड़के ने दहेज न लेने की बात कही। बोला, बस लड़की पढ़ी लिखी और समझदार हो, मेरे लिए यही काफी है। संध्या चौहान को लगा, भगवान ने कोई बड़ा दरवाजा खोल दिया है। पिता को लगा, बेटी की जिंदगी सुरक्षित हाथों में जाएगी। अनन्या ने भी सोचा, शायद मेरी पढ़ाई, मेरी सोच वहां सम्मान पाएगी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन जिस घर में वो दुल्हन बनकर पहुंची, उसी घर की दीवारों ने उसे सबसे पहले ताना दिया। ताने जो खंजर से ज्यादा चुभते थे। राघव की मां और बहन हर रोज ताने मारती, सरकारी स्कूल की लड़की है, तरीके सिखाएंगे इसे, हमारे घर के स्तर पर नहीं है। अनन्या चुप रहती। उसे लगा, शादी के शुरू में ऐसी बातें होती रहती हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर राघव से कहा, मुझे आपकी मां और बहन की बातों से बहुत बुरा लगता है। राघव ने मुस्कुराते हुए एक बेहद जहरीली आवाज में कहा, तू हमारी मेहरबानी से इस घर में आई है, ज्यादा उड़ मत। अनन्या जम गई, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर कुल्हाड़ी मार दी हो। 3 महीने बाद किरण की एक चमक आई। डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली है। अनन्या रो पड़ी खुशी से। उसे लगा, शायद अब हालात बदलेंगे, शायद राघव पिता बनने की खुशी में बदल जाएगा। लेकिन जब उसने राघव को यह बताया, वो गुस्से से भड़क उठा। गिरा दो इसे, मैं दवा लेकर आता हूं। अनन्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके अंदर कुछ टूट गया, इतना कि कभी वापस नहीं जुड़ सकता। उसी रात जब राघव सो गया, उसने उसका फोन उठाया। फोन में एक दूसरी औरत की तस्वीरें, नंगे नंगे चैट्स, दिल को चीरने वाली बातें। अनन्या फट पड़ी, मैं सब सह लूंगी, तुम्हारी मां के ताने, तुम्हारा रूखापन, लेकिन यह धोखा नहीं। राघव तमतमा उठा और पहली बार और आखिरी बार उसने हाथ उठाया। थप्पड़ की आवाज नहीं गूंजी, गूंजा था अनन्या के भीतर का आत्मसम्मान, जो बिखर कर भी खड़ा था। उस रात अनन्या नहीं टूटी, वो जन्मी थी, एक नई अनन्या, जो अब किसी की दया नहीं, अपनी ताकत के सहारे जीने वाली थी।
अगली सुबह की पहली किरण के साथ वो थाने पहुंची। चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में डर नहीं। एक मौन ज्वालामुखी। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी। उसने एफआईआर दर्ज कराई, फिर अपने मायके लौटी। मां रो पड़ी। कुछ दिन और सह लेती बेटी। तलाकशुदा औरत को यह समाज जीने नहीं देता। अनन्या ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर मैं और रुकती तो शायद जिंदा भी न बचती। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अब मैं इसे बचाऊंगी, किसी की दया से नहीं, अपने दम पर। बच्ची का जन्म। कुछ महीनों बाद एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। नाम रखा मीरा चौहान। वो दिन अनन्या के जीवन का पुनर्जन्म था। जब उसने पहली बार बेटी को गोद में लिया, उसने फुसफुसाकर कहा, अब तू मेरी ताकत है मीरा, मैं तुझे दुनिया की हर ठोकर से बचाऊंगी। लेकिन समाज ने फिर ताने दिए, बिना मर्द वाली औरत, कब तक बच्ची का बोझ उठाएगी? अब कौन करेगा इससे शादी? एक दिन मां ने भी कहा, इस बच्ची को हमें दे दे, तू दूसरी शादी कर ले। अनन्या शांत रही, फिर बोली, मां, अगर मीरा किसी सौतेले के हाथ पड़ गई और उसे वही दर्द मिला जो मुझे मिला, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। उस रात उसने अपना फैसला कर लिया। मीरा मेरी है, मैं ही इसकी मां, बाप और पूरी दुनिया हूं। दिल्ली की तरफ पहला कदम। उसने अपनी पुरानी सहेली आरती को फोन किया, जो दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। आरती बोली, बस आजा, काम मिल जाएगा। अगली सुबह मीरा को गोद में लेकर अनन्या दिल्ली के लिए निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि जिंदगी उसे कहां ले जाएगी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि वो हारने नहीं आई है। उस रात ट्रेन की धीमी आवाज में मीरा अनन्या के सीने पर सो गई थी और अनन्या को पहली बार लगा, अब तू अकेली नहीं है अनन्या, अब तेरी जिंदगी का कारण तेरी बाहों में सो रहा है। दिल्ली, शोर, भीड़ और तेज रफ्तार से भरा हुआ शहर, लेकिन इसी शहर ने उन लोगों को पहचान दी है जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। अनन्या भी उन्हीं में से एक थी। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। छोटी नौकरी, छोटा घर, बड़ी जिम्मेदारी। एक छोटे से हिस्से में कमरा किराए पर मिला। कमरा इतना छोटा कि रात में मीरा को सुलाने के बाद अनन्या के पास खुद लेटने की भी जगह नहीं बचती थी। पहले महीनों में वो एक प्राइवेट स्कूल में असिस्टेंट टीचर बनी। तनख्वाह कम, काम बहुत, पर उसने कभी शिकवा नहीं किया। सुबह मीरा को मां के पास छोड़कर निकलती, दोपहर स्कूल, शाम पढ़ाई, रात को मीरा को सुलाते हुए किताबें छाती पर रखकर सो जाती। पर उसके भीतर आग थी, वो आग जिसने उसे कभी हारने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान से, मेहनत से स्कूल में अपनी पहचान बनाई। बच्चे उसे प्यार से अनन्या मैम कहते। मीटिंग में उसकी राय सुनी जाने लगी। साल दर साल उसकी पदोन्नति होती गई। अपनी दुनिया बनाती अनन्या। 3 साल गुजर गए। अब वो एक अच्छे स्कूल में टीचर थी। थोड़ा बड़ा घर लिया। मां और छोटी बहन को भी अपने पास बुला लिया। घर में हंसी थी, प्यार था और मीरा का मासूम बचपन था। हर शाम जब अनन्या दरवाजा खोलती, मीरा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। ममा, आप आ गई। उस पल अनन्या की सारी थकान मिट जाती। उसकी दुनिया बस मीरा की मुस्कान में बस चुकी थी। लेकिन उसने कभी खुद को सिर्फ मां नहीं माना। वो अब कई और मीरा जैसी लड़कियों की भी उम्मीद बनने लगी थी। प्रिंसिपल बनने का सफर। स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल रिटायर हुई। स्टाफ से लेकर ट्रस्टी तक एक ही नाम, अनन्या चौहान। जिस लड़की को कभी किसी ने औकात तक कहा था, आज वो दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक की प्रिंसिपल बन चुकी थी। लेकिन कहानी का मोड़ तो तब आया जब उसी स्कूल के बाहर एक दिन राघव अपनी बेटे का इंटरव्यू लेकर उसके सामने पहुंचा और वहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ।
एक ऐसा अध्याय जिसमें अतीत झुक गया और आत्मसम्मान खड़ा हो गया। हेमंत मिश्रा का प्रवेश। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक नई बच्ची का एडमिशन हुआ। उस बच्ची के पिता थे हेमंत मिश्रा, सुसंस्कृत, सभ्य और बेहद विनम्र इंसान। हेमंत अक्सर स्कूल आता, कभी बच्ची के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा, कभी स्कूल के माहौल पर सुझाव। धीरे धीरे उसकी बातों में झलकने लगी वो भली भावना जो शायद साथ बनना चाहती थी। एक दिन हेमंत ने कहा, मैम, अगर बुरा न माने तो एक कॉफी, सिर्फ कुछ मिनट की बातचीत। अनन्या ने दूरी बनाए रखी। आप बात कह सकते हैं, पर स्कूल परिसर से बाहर नहीं। हेमंत मुस्कुराया। आप एक प्रेरणादायक महिला है। अगर कभी जिंदगी में कोई साथ चाहिए, मैं हूं। कुछ पल के लिए अनन्या चुप हो गई। एक और उसकी मां की पुरानी बात, दोबारा घर बसा ले, और दूसरी ओर मीरा की मुस्कान। फिर एक शाम हेमंत का फोन आया, कहीं बाहर कॉफी पीते हैं मैम, थोड़ा पर्सनल टाइम। अनन्या ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, हेमंत जी, अगर आप मुझसे रिश्ता निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले मीरा से बात करिए। अगर ये सिर्फ सहानुभूति या आकर्षण है तो रास्ता अलग कर लीजिए। हेमंत की आवाज बदल गई। तुम जैसी औरतें हमेशा ड्रामा करती हैं, अकेली हो पर घमंड कम नहीं। अनन्या ने फोन काट दिया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपने लिए काफी थी। नई सुबह, अनन्या का दूसरा जन्म। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार खुद के लिए लिखा, मैंने खुद को पाया है, अब मैं हर उस औरत को खुद को पाना सिखाऊंगी जो अंदर से टूटी हुई है। अगले दिन से उसने घरेलू हिंसा झेल चुकी महिलाओं को अपने खाली समय में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये कक्षाएं बढ़ी, फिर आकार लिया एक बड़े संगठन का। नई सुबह, अनन्या चौहान द्वारा स्थापित एनजीओ। यहां सिलाई, कंप्यूटर, संवाद कला और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करना सिखाया जाता। अखबारों में खबरें छपने लगी। परेशानियों से लड़कर उठने वाली महिला की मिसाल अनन्या टीवी शो में बुलाया जाने लगा। कॉन्फ्रेंसों में उनकी बातों से लड़कियों की आंखों में नई चमक उतरती। मीरा का सवाल, जिसने अनन्या को जीत दिलाई। एक दिन मीरा, 10 साल की, समझदार, स्कूल से आते ही बोली, मम्मा, हमारी क्लास में एक लड़की है, उसके मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, वो बहुत डरती है, क्या वो हमसे मिलने आ सकती है? अनन्या ने बेटी को गले से लगा लिया। वो ही नहीं, दुनिया की हर वो बच्ची जिसे लगे कि उसका कोई नहीं, मैं उसके लिए यहां हूं। मीरा मुस्कुराई और अनन्या के दिल में शांति उतर गई। शायद यही मातृत्व की असली जीत थी, प्रेरणा से भरी नई पहचान। एक दिन महिलाओं के सशक्तिकरण पर बड़े सेमिनार में अनन्या को मुख्य अतिथि बनाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं यहां प्रिंसिपल बनकर नहीं आई, मैं यहां उस औरत के रूप में आई हूं जिसने डर से ताकत बनाई और अपनी बेटी को अपना गर्व। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि अकेले रहना किसी गलत इंसान के साथ रहने से हमेशा बेहतर होता है। कहानी का भावनात्मक अंत। उस शाम जब घर लौटी, मीरा दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गई। मम्मा, टीचर ने पूछा कि तुम्हारी आइडियल कौन है? मैंने कहा, मेरी मां। अनन्या की आंखें भर आई। उन्हें पता था उनकी सबसे बड़ी जीत यही है। रात को छत पर खड़े हुए, हवा बालों से गुजर रही थी और अनन्या धीरे से फुसफुसाई, अब कोई माफी मुझे हिला नहीं सकती, मैं खुद के लिए काफी हूं। और यह सच था, क्योंकि औरत की पहचान उसकी शादी से नहीं, उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसकी जिद से तय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।